Hey guys, welcome back to my channel. Now, as we covered the basics of membrane physiology, it's right time to dive deeper. First of all, we should know what is electrogenic pump in order to understand like resting membrane potential, action potential. तो electrogenic pump होता क्या है? वो पंप जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस काम करके इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस डेवलप करवाए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप. फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस. ये काम कैसे करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस काम कैसे करता है? इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस कैसे डेवलप करवाता है? तो ज़्यादा कुछ नहीं करवाता, बस जो ICF है 3 सोडियम ICF से ECF में भेज देता है अंदर से बाहर, और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर भेज देता है. सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है. हमेशा याद रखो एक निमोनिक से, सेल इज़ अ बैग ऑफ पोटेशियम. सेल के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होते हैं. तो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस क्या कर रहा है? बाहर से 3 सोडियम अंदर दे रहा है और अंदर से 2 पोटेशियम बाहर दे रहा है. ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस ही तो हुआ कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट. तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस ही तो हुआ. 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर गए, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आए. नेट क्या हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज का लॉस, डेफिसिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसी तरीके से सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस इलेक्ट्रोजेनिक पंप का एग्जांपल है. अब हमको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझने से पहले हमको कुछ टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, पोटेशियम नंस्ट पोटेंशियल, सोडियम डिफ्यूजन पोटेंशियल, सोडियम नंस्ट पोटेंशियल. तो सबसे पहले पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है हम वो समझते हैं. पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है. सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप हो रही है पोटेशियम के डिफ्यूजन की वजह से, उसी को हम बोल देते हैं पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल. अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डेवलप हो रही है? अब ऐसा तो नहीं है ना कि सेल में केवल पॉजिटिव चार्जेस है, ऐसा है ही नहीं. सेल को मतलब बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, बाकायदा उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, जैसे प्रोटीन्स वगैरह हो गए, वो भी हैं. तो अब क्या हुआ? जो पोटेशियम है जब वो बाहर जा रहा है अपने पीछे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को छोड़ते हुए जा रहा है, उसको साथ लेके जा नहीं रहा, क्योंकि सेल के अंदर पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं. जो पोटेशियम लीकी चैनल्स है वो केवल पोटेशियम का ही तो मूवमेंट अलाउ करवाएंगे. तो क्या हुआ? तो जो नेगेटिव एनाइंस, जो एनाइंस हैं जो रह गए पीछे, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप कर दी. इसी को बोलते हैं पोटेशियम डिफ्यूजन पोटेंशियल. अब एक कॉन्सेप्ट आता है पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल का. अब पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता क्या है? इसी को पोटेशियम नंस्ट पोटेंशियल भी बोलते हैं. अब ये होता क्या है? ये कुछ नहीं, बस ये है, ये एक वो पोटेंशियल वैल्यू, एक सेल के अंदर उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके बाद पोटेशियम का फर्दर मूवमेंट अलाउ हो ही ना. क्यों ना हो? क्या पोटेशियम लीकी चैनल बंद हो जाते हैं? नहीं. पर मान के चलो सेल के अंदर एनाइंस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स बढ़ता जा रहा है. अब एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि चैनल ओपन होने के बावजूद भी जो पोटेशियम है वो जा नहीं पाएगा. क्यों नहीं जा पाएगा? अट्रैक्शन ही इतना है इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्सेस का, इस वजह से जा नहीं पाएगा. तो वो पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस पर पोटेशियम का फर्दर मूवमेंट ना हो, उसको बोलते हैं पोटेशियम नंस्ट पोटेंशियल. इसी के साथ अब जानते हैं कि सोडियम डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है. सोडियम डिफ्यूजन पोटेंशियल ये सेल के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आना सोडियम के इनफ्लक्स से. तो अब सोडियम नंस्ट पोटेंशियल, सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है? एक वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब डेवलप हो जाए सेल के अंदर जिसके बाद सोडियम का फर्दर इन्फ्लक्स हो ही ना. और वो क्यों नहीं होगा? इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिव, मान के चलो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं सोडियम के इन्फ्लक्स से. अब एक टाइम आएगा इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाएगी कि वही सोडियम के मूवमेंट को रिपेल करने लग जाएगी. इस वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाएगा. इसी को बोलते हैं सोडियम नंस्ट पोटेंशियल या सोडियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल. तो अब हम जानेंगे कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता क्या है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ नहीं है, जब सेल रेस्ट पे हो, स्टिमुलस उसको प्रोवाइडेड ना हो, स्टिमुलेटेड ना हो, तब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. याद रखना, सेल स्टिमुलेटेड ना हो. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये अब होता क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल रेस्ट पे हो, स्टिमुलेटेड ना हो, उसको बोलते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये डेवलप क्यों होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो 2 चैनल्स की वजह से, मेनली 2 चैनल्स की वजह से डेवलप होता है. एक पोटेशियम लीकी चैनल्स जो सेल मेम्ब्रेन पर बहुत ज़्यादा होते हैं. पोटेशियम लीकी चैनल जब ओपन होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जो पोटेशियम का है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, यानी कि ICF में पोटेशियम ज़्यादा है, मैंने बताया था पोटेशियम इज अ सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम. तो ICF में ज़्यादा, ECF में कम है, अंदर से बाहर पोटेशियम जाना चालू होता है. अब अंदर से बाहर पोटेशियम जाना चालू हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, वही है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है. अब एक और चीज़, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस भी हर सेल में होते हैं.
अब जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस मैंने बताया था कि नेट मूवमेंट उसका ऐसा होता है कि -1 चार्ज का डिप्लीशन आता है सेल के इनसाइड में। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस और पोटेशियम लीकी चैनल से मिलकर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहे हैं, जो कि टिपिकली लाइक अराउंड -70 मिली वोल्ट्स होता है, समथिंग नियर लाइक दिस। अब सेम नहीं होता हर सेल का, अलग भी होता है, जैसे कि कार्डियक सेल्स इनका अलग होता है। मेनली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डेवलप होता है पोटेशियम लीकी चैनल्स के थ्रू। अगर कोई पूछे तो सीधा एक वन वर्ड आंसर हो तो पोटेशियम लीकी चैनल्स, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस -5 मिली वोल्ट बस इतने आसपास इतना ही करवा पाते हैं। अब बारी है एक्शन पोटेंशियल की। एक्शन पोटेंशियल होता क्या? व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। एक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हो और वो प्रोपोगेट भी हो, उसी को बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल का मैकेनिज्म क्या होता है ये सब हम समझेंगे इस ग्राफ से। अब ये जो ग्राफ है इसको गौर से देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है, जैसे कि इसमें लिखा है लोकल पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये फेज है। जैसे कि वो लिखा आरएमपी, आरएमपी मींस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। ये सारे फेज एक एक करके समझाता हूँ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने आपको समझा ही दिया। अब आ रही थी लोकल पोटेंशियल। ये लोकल पोटेंशियल होता क्या है? सबसे पहले लिए एक्शन पोटेंशियल समझने के लिए पहले दो चीज़ समझो, सब थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता क्या है? जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिस पे पोटेंशियल आने के बाद सेल का जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा, बताया था सोडियम वोल्टेज गेटेड ओपन हो गए। अब क्या हुआ? सोडियम चैनल जब ओपन हुए, सोडियम चैनल के अलावा मूवमेंट अलाउ करवाएंगे केवल, तो सोडियम चैनल कहाँ ज़्यादा होते हैं? ECF में, सेल के बाहर। तो बाहर से सोडियम का मूवमेंट अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो ठीक है, अब समझते हैं सब थ्रेशोल्ड। अब सब थ्रेशोल्ड क्या होता है? सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से नीचे और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ऊपर कोई भी पोटेंशियल वैल्यू उठा लो वो सब थ्रेशोल्ड होती है। अब एक एक करके सारे फेज समझते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझा दिया। डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है जैसे ही पोटेंशियल थ्रेशोल्ड के पास जाता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड पे आया पोटेंशियल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम का अंदर इन्फ्लक्स हो जाएगा, एकदम मैसिवली सोडियम इनसाइड आएंगे सेल के, जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है सेल की वो बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि सोडियम चैनल भी खुले हैं, साथ में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी खुले हैं, पर वो स्लो चैनल होते हैं, स्लो एक्टिवेटेड होते हैं। तो जब तक वो एक्टिवेटेड होते हैं तब तक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो सेल की है वो पॉजिटिव में जा चुकी होती है, माइनस से जा चुकी होती है। अब एक और कंसेप्ट समझो ओवरशूट का। ओवरशूट क्या होता है? जब सेल का पोटेंशियल रेंज जब वो पॉजिटिव में खेले। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 के बाद 10 तक गया, तो जो 0 से 10 है वो ओवरशूट है, 0 से +10 मिली वोल्ट ओवरशूट हो गया। अब जैसे ही पोटेशियम लीकी चैनल ज़्यादा एक्टिवेट हुए और सोडियम क्या है, सोडियम हाल खुलता है और फिर उसी रफ्तार से बंद भी हो जाता है। अब सोडियम बंद हो गया तुरंत, अब सोडियम बंद हो गया, पोटेशियम चैनल खुल गए। अब क्या होगा? पोटेशियम जो है वो क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा है पोटेशियम, बाहर कम है, पोटेशियम बहुत रफ्तार से बाहर जाएगा। अब बाहर जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम बाहर जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा रहा है। सेल के अंदर क्या हो रही है? वापस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन हो रही है, सेल क्या हो रहा है? वापस रीपोलराइज हो रहा है। अब जब तक जो पोटेशियम चैनल हैं सेल के बंद होंगे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बंद हो जाएंगे। पर ये एक आइडियल कंसेप्ट है, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत बंद हो जाएंगे, बंद होंगे पर तब तक कुछ पोटेशियम बाहर जा चुके होंगे, यानी कि सेल हाइपर पोलराइज हो चुकी होगी, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे जा चुका होगा पोटेंशियल। अब इसको करेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं किया तो इस हिसाब से तो हर एक्शन पोटेंशियल पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गिरता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया, फिर तो थ्रेशोल्ड तक ही पहुंचना मुश्किल पड़ रहा है, फिर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, तो क्या होगा? अब काम आता है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। क्या करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस? 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। अब क्या था? सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा था या नहीं था? क्योंकि जो सोडियम चैनल थे वो बंद ही तो हुए थे, सोडियम बाहर तो नहीं गया था और पोटेशियम बाहर जा रहे थे। उसने क्या किया? बाहर से 2 पोटेशियम पकड़ के अंदर खींच दिए और 3 सोडियम बाहर भेज दिए। वो आयंस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पास वापस आ गया। ठीक है, अब यही होता है पूरा एक्शन पोटेंशियल। अब इसी के साथ ये 4 फेज हो गए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, रीपोलराइजेशन हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। अब इसमें क्या है? अब जैसे कि चलो ठीक है, अब रिवाइज करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझा दिया,
डीपोलराइजेशन हुआ, क्या होगा? डीपोलराइजेशन कब होगा? जब जो स्टिमुलस है वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगा, पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड तक पहुंचा देगा। थ्रेशोल्ड तक पहुंचे, क्या हुआ? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, क्या हुआ? इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का, इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ी, पॉजिटिविटी बढ़ी, साथ में पोटेशियम चैनल भी खुले थे पर वो स्लो चैनल है, धीरे 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 खुल रहे हैं। अब जब वो खुले, जब एक टाइम पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में खुल गए और जब तक सोडियम चैनल बंद हो चुके हैं, सोडियम चैनल बंद हो गए, अब क्या होगा? रीपोलराइजेशन चालू होगा। रीपोलराइजेशन, पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो फिर हाइपर पोलराइजेशन फेज आई, हाइपर पोलराइजेशन फेज आ रहा है। इसी के साथ जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो खत्म हो गया। अब हम समझते हैं एक बार, मतलब कि जो पोटेशियम चैनल है, सोडियम चैनल है वोल्टेज गेटेड, वो कैसे खुल रहा है, एक बार उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जैसे कि लिखा है कि जो ए वाला डायग्राम है वो पोटेशियम का है, पोटेशियम का, जो बी वाला है वो सोडियम का है। अब जो ए वाला डायग्राम है उसमें क्या है? अब उसमें दिख रहा है -90 मिली वोल्ट पर जो पोटेशियम चैनल है वो बंद है। अब उसका हुआ स्लो एक्टिवेशन, +35 वैल्यू गाइटन की है, ये गाइटन का डायग्राम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। +35 मिली वोल्ट, अब वहाँ एक्टिवेशन हुआ, स्लो एक्टिवेशन। कब तक खुला रहा? वो -90 मिली वोल्ट तक खुला रहा, ठीक है। अब उसके बाद ये इस पे आ जाओ, सोडियम वाले चैनल पे आ जाओ। अब इसमें जो सोडियम का जो ऊपर वाला गेट दिख रहा है, ऊपर गेट, वो है एक्टिवेशन गेट, और जो नीचे वाला गेट है वो है इनएक्टिवेशन गेट। रेस्टिंग टाइम पर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो उसका इनएक्टिवेशन गेट है वो ओपन रहता है, और जो एक्टिवेशन गेट है वो बंद रहता है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा। पर वो एक्टिवेट कब हुआ है? वो एक्टिवेट तब हुआ जब वो थ्रेशोल्ड पार कर गया है, और +35 मतलब जितना भी ओवरशूट मारे उस हिसाब से तब तक ऊपर है, ठीक है। और वो इनएक्टिवेट कब तक रह रहा है? वो इनएक्टिवेट रह रहा है +35 मिली वोल्ट से -90 मिली वोल्ट तक। इसी के साथ आई होप एक्शन पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, और नहीं आया हो, जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अब इसी के साथ हम समझते हैं कि जो लोकल पोटेंशियल है और एक्शन पोटेंशियल है उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब लोकल पोटेंशियल मैंने बताया था क्या होता है। लोकल पोटेंशियल लोकल पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस है। लोकल पोटेंशियल सब थ्रेशोल्ड पे रहता है, थ्रेशोल्ड तक जाता ही नहीं है। अगर लोकल पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक चला गया तो वो एक्शन पोटेंशियल में बदल गया, ठीक है। तो अब डिफरेंस समझते हैं। लोकल पोटेंशियल क्या होता है? एक स्मॉल फ्लक्चुएशन है सेल की, एक स्मॉल फ्लक्चुएशन है, ज़्यादा कुछ नहीं, स्मॉल फ्लक्चुएशन है बस। दूसरा जो लोकल पोटेंशियल है वो प्रोपोगेट नहीं करती। प्रोपोगेट का मतलब क्या है? अब जैसे कि मान के चलो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अभी सेल मेम्ब्रेन है तो जो अगर मान लो इधर स्मॉल फ्लक्चुएशन हुआ है, अब जो इधर स्मॉल फ्लक्चुएशन हुआ है वो इधर ही है, वो आगे प्रोपोगेट नहीं हो रही, आगे नहीं जा रही, समझ में आ रहा है? वो आगे नहीं जा रही। पर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो प्रोपोगेट करता है। और वो प्रोपोगेट क्यों करता है? वो जो प्रोपोगेशन एक्शन पोटेंशियल क्यों, मान के चलो ऐसा है। अब इस वाले सेल मेम्ब्रेन के आईसीएफ वाले साइड, आईसी वाला, इस वाले पार्ट में आपका वो है, क्या नाम है उसका, आपका एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना, कोई बैरियर तो है नहीं, फिजिकल बैरियर तो है नहीं कि जो सोडियम अंदर आ रहा है वो यहीं रहेगा। सोडियम मानो पड़ा यहाँ भी आ रहा है, वो इस साइड भी चला गया, इस साइड चला गया तो इधर थ्रेशोल्ड छू लिया। जब इधर थ्रेशोल्ड छू लिया उसने तो इधर का एक्टिवेट हो गया, फिर वो ऐसे करके प्रोपोगेट होता जा रहा है, समझ में आया? तो ऐसे एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट करता है। अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टीरियोटिपिकल होता है। इसका मतलब क्या है? एक्शन पोटेंशियल सेम होगा एक पर्टिकुलर टाइप के सेल में, जैसे कि अगर न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल है वो सेम ही होगा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल और मायोकार्डियम सेल का एक्शन पोटेंशियल सेम होगा, नहीं, उनका अलग हो सकता है, पर न्यूरॉन का सेम रहेगा और मायोकार्डियम का सेम रहेगा। लोकल पोटेंशियल ग्रेडेड होता है। ग्रेडेड मतलब वेराई कर सकता है। कैसे? मान लो अगर -90 मिली वोल्ट किसी एक का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और उसका थ्रेशोल्ड -65 है, एक बार लोकल पोटेंशियल आया -90 से -85 का, दूसरा आया उसका मान लो -70 का, पर ग्रेडेड है ना, अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू है, थ्रेशोल्ड से नीचे अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इस को बोलते हैं ग्रेडेड। और जो लोकल पोटेंशियल है वो आपका सबमिसिव भी होता है। सबमिसिव मतलब एडिशन, जैसे कि मान लो कंसिक्यूटिवली कुछ लोकल पोटेंशियल ऐसे आए, वो आपस में ऐड होकर थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए। मान लो एक स्टिमुलस ने उसको नहीं किया, थ्रेशोल्ड तक नहीं लेके गया, पर 2-3 स्टिमुलस लगातार दे दिए ऐसे कि वो लोकल पोटेंशियल वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आने की जगह एक, फिर दूसरा ऐड, फिर तीसरा ऐड, ऐसे करके थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया, फिर वो एक्शन पोटेंशियल बदल गया। पर एक्शन पोटेंशियल में सबमिशन नहीं होता। अब जो एक्शन पोटेंशियल में सबमिशन नहीं होता, इसी वजह से एक कंसेप्ट बनता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? वो ड्यूरेशन एक्साइटेबल सेल की, एक एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे आप कितना भी एक्सटर्नल स्टिमुलस दे देना, दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक वो वापस रेस्टिंग फेज पे नहीं आ जाएगा। तो
जो रिफ्रैक्टरी पीरियड भी होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है कि जहाँ पे आप कितना भी दे देना स्टिमुलस, कितना भी दे देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टिमुलस दे देना, वो फिर भी एक्साइट नहीं होगा, फिर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। पर अब जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसमें क्या है, अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा दोगे, एक्सटर्नल स्टिमुलस थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करवा दोगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक्शन पोटेंशियल दोबारा बन जाए। अब ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये शो कर रहा है, अब जैसे कि जो पहला नीचे है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाइन है, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाइन है, फिर वो जो एक हल्का सा ऊपर कर्व है, वो हल्का सा ऊपर कर्व वो क्या शो कर रहा है, लोकल पोटेंशियल लाइन शो कर रहा है। अब वहाँ से एकदम से हुआ डीपोलराइजेशन फेज आया, डीपोलराइजेशन से ओवरशूट हुआ, ओवरशूट का रीपोलराइजेशन आया, फिर अब रीपोलराइजेशन से हाइपर पोलराइज हुआ, फिर वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसने अचीव करी। अब जो इसमें रेड वाला पार्ट है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, मतलब कि इस रेड वाले जोन के अंदर आपने कभी भी सेल को एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड किया हाई स्ट्रेंथ का, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। पर जो येलो वाला जोन है उसमें आप एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड करो हाई स्ट्रेंथ का, वो एक्शन पोटेंशियल शो कर देगा। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो तो, नॉर्मली नहीं करेगा। और जनरली जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो होता है हाइपर पोलराइजेशन फेज के पास, हाइपर पोलराइजेशन फेज के पास और थ्रेशोल्ड से नीचे वाले फेज के पास। अब इसी के साथ हम अपने नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हाइपोक्लीमिया और हाइपरक्लीमिया। अब हाइपरक्लीमिया में मैं पूरा वो समझा नहीं रहा हूँ, ईसीजी वगैरह इस सब पे नहीं जा रहा हूँ, केवल मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी पे स्टिक हूँ मैं। तो अब जो हाइपोक्लीमिया वो है क्या? ब्लड कंसंट्रेशन में ब्लड में पोटेशियम कंसंट्रेशन कम होना। अब पोटेशियम कंसंट्रेशन कम हुई उससे क्या हुआ, वैसे ही जो ईसीएफ है उसमें पोटेशियम कंसंट्रेशन कम है और कम हो गई। सेल तो बैग ऑफ पोटेशियम है ही, उसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो डिफ्यूजन पोटेंशियल हुआ, जो डिफ्यूजन फोर्स हुई, डिफ्यूजन ड्राइव हुई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि जब लीकी चैनल्स हैं वो इतने ज़्यादा पोटेशियम का इफ्लक्स करवाएंगे, इतना ज़्यादा करवाएंगे कि जो वो है मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड तक जाने में बहुत ज़्यादा स्टिमुलस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हाइपोक्लीमिया का सीन हुआ। इसी के साथ जो अब हाइपरक्लीमिया है, अब हाइपरक्लीमिया में क्या होता है, पोटेशियम लेवल बढ़ गए ब्लड में, यानी कि ईसीएफ में पोटेशियम लेवल बढ़ गया। अब उससे क्या होगा, सोचो, अब उससे क्या हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो सेल का है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। ड्राइव जो फोर्स है, ग्रेडियंट फोर्स है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फोर्स है, वो कम हो जाएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड की तरफ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। अब उससे क्या होगा, आसानी से स्टिमुलेट हो जाएगा, आसानी से नेक्स्ट से स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइपोपोलराइज्ड हो गया सेल, है ना? नहीं, वो हाइपोपोलराइज नहीं होता, ये गलत कंसेप्ट है। हाइपरक्लीमिया में क्या होता है, वो हाइपोपोलराइज्ड नहीं होता। अब यहाँ तक तो सही था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड की तरफ शिफ्ट होगा। अब होगा क्या उसमें, अब जैसे कि हमने आपको बताया था, एक सेकंड पुरानी स्लाइड लाइन दो। अब हमने उसमें दिखाया था कि जो सोडियम के फेज दिखाए थे, एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड, रेस्टिंग फेज हमने दिखाए थे। तो जो गेट होते हैं, एक्टिवेटेड गेट, इनएक्टिवेशन गेट। अब एक्टिवेशन गेट कब ओपन होता है, उसमें था ना एक्टिवेशन गेट कब ओपन होता है। एक्टिवेशन गेट आपका ओपन होता है -90 मिली वोल्ट से ऊपर के पोटेंशियल पे। अब वो क्या है, थ्रेशोल्ड से कम है और -90 से तो ऊपर है। अब वो -90 से ऊपर रहा है तो वो जो सोडियम का जो चैनल है वो डिसरप्ट हो गया, वो काम ही नहीं करा, वो बंद हो जाएगा, उसका एक्टिवेशन गेट खुलेगा ही नहीं, डिसरप्ट हो गया। क्योंकि वो प्रॉपर फंक्शन तभी करता जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही मेंटेन रहे। उससे अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट हुआ थ्रेशोल्ड की तरफ तो वो डिस्टर्ब कर देता है। सेल को कितना भी स्टिमुलस दो, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे ही नहीं, डीपोलराइजेशन होगा ही नहीं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही नहीं। सो या दैट्स इट, आज का लेक्चर इतना ही, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी लाऊंगा आगे कुछ टाइम बाद। और तब तक अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू रियली लाइक माई कंटेंट, सो हिट अ सब्सक्राइब बटन।